हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना की रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं इसी फाउंडेशन रक्षक बैच में आप सभी को भारतीय सेना के लिए प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूं। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को किया और प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। और मैं मान के चलूंगा जो मैंने अभी तक कंप्लीट 26 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी क्लास के माध्यम से दिए हैं। आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, अच्छे तरीके से उनको लिखा होगा और आज की क्लास में आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। और याद करिएगा, हमारा इस बार भारतीय सेना में टारगेट 40-42 नहीं, लगभग 45 प्रश्न होने वाला है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। इस बार हम लोग भारतीय सेना में 50 में से 45 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। यहां पर 42 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी के साथ इन सभी प्रैक्टिस सेटों को यदि आप लोगों ने कंप्लीट किया है तो 45 सवाल सही होने से आप सभी के कोई नहीं रोक सकता। चलिएगा, बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो भी ये सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, शायद यही और इससे अच्छे लेवल के सवाल आप लोगों को भारतीय सेना में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस बार मैंने कहा है, एक लंबा समय और एक लंबे समय के बाद जब परीक्षा जाती है तो लेवल बड़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। पहला सवाल देखने को मिलेगा, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। गांधी जी के बारे में हम लोग अक्सर सारी बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन जब गांधी जी की मृत्यु 1948 में होती है, 30 जनवरी 1948 को होती है, तो वह जगह कौन सी थी, यह हम लोगों से सवाल पूछ लिया गया है। देखो, साबरमती जो आश्रम हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा गुजरात हमें देखने को मिलेगा। आप सभी ने वो एक गाना या भजन सुन के रखा होगा, दे दी हमें आजादी, खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो भजन जो गाना है वो महात्मा गांधी को ही डेडिकेट है, आप सभी जानते हैं। तो साबरमती आप लोगों ने सुना होगा। आनंद भवन, आनंद भवन आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि आनंद भवन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का निवास स्थान हुआ करता था। मेरी बातों को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल इस तरीके से बनेगा कि आनंद भवन निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री का निवास स्थान हुआ करता था। तो इस प्रकार के सवाल आप लोगों से बने का प्रयास करेगा। तो आप सभी जानते हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और जो मोतीलाल नेहरू हुए उन्हीं के बेटे बाद में फिर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू का नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो यहां पर मुख्य रूप से नेहरू परिवार का निवास स्थान है। नेहरू परिवार जो हुआ करता था, आज भी है नेहरू परिवार। तो नेहरू जो परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। तो यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि आनंद भवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का हमें देखने को मिलेगा, तो यकीन मानिएगा जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले पीएम रहे। बिरला भवन नई दिल्ली, बिल्कुल यही बिरला भवन नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। डेट याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को यहां पर गोली मारी गई। और आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी को हम लोग हर वर्ष, यानी इसी 30 जनवरी को हम लोग हर वर्ष क्या सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी जानेंगे। हम लोग शहीद दिवस के रूप में हम सभी यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। महात्मा गांधी से संबंधित या जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो याद होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने महात्मा गांधी मतलब ऑलमोस्ट मॉडर्न इंडिया को समाप्त किया था। आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से पुनः लौटते हैं भारत में। इनका भारत में आगमन हुआ, भारत में भव्य इनका स्वागत किया गया। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में यहां पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसके बाद आप सभी जानेंगे कि यहां पर 1916 में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, कौन सा अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसी में महात्मा गांधी ने यहां पर भाग लिया। महात्मा गांधी यहां पर भाग लेते हैं, आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और महात्मा गांधी जी ने जब यहां पर भाग लिया, फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने यहां पर, आप लोगों को याद होगा कि महात्मा गांधी ने 1917 में राजकुमार, याद होना चाहिए इन व्यक्ति का नाम, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से
चंपारण, ये वाला बिहार का आंदोलन आप सभी जानेंगे। जितने भी पार्थ के ऑफलाइन विद्यार्थी आप सभी जानेंगे कि चंपारण आंदोलन, कौन सा आंदोलन, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा मुख्य रूप से यहाँ पर भाग लिया गया। यह घटना में चंपारण आंदोलन कहां देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से हम लोगों को बिहार में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जी 1918 में आप सभी जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह आप सभी जानेंगे। महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन हुआ, क्या हुआ, महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद ही आप सभी जानेंगे कि यहां पर 1918 में महात्मा गांधी जी ने यहां पर आप लोगों का अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया। मिल सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा यहां पर किया जाता है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा जब पहली बार यह मिल सत्याग्रह किया, यहां पर महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल नहीं है, यहां पर भूख हड़ताल, महात्मा गांधी जी यही आंदोलन के बाद में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल, कहां पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी जी यहां पर बैठ गए, आप लोगों को याद होगा। इसके बाद महात्मा गांधी आप सभी जानेंगे कि भारत में 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई और भारत में खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया। फिर उसके बाद आप सभी लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन, असहयोग यहां पर क्या किया, असहयोग आंदोलन को यहां पर महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। और यह जो असहयोग आंदोलन यहां पर चला था, आप सभी जानेंगे, यहां पर 5 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को भारत में चोरी चोरा घटना हमें देखने को मिलती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, विदाउट हिंसा से हमें क्या करना है, हमें आजादी प्राप्त करना है या हमें हमारे जो राजनीतिक संगठन को आगे बढ़ाना है। लेकिन यह हमें एक प्रसिद्ध घटना मुख्य रूप से यूपी के गोरखपुर में यहां पर देखने को मिली। जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने पुलिस थाने को जला दिया और उसी पुलिस थाने में 40-20 पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने निर्णय लिया, अंतिम परिणाम स्वरूप 22 फरवरी यहां पर 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग, याद होना चाहिए, असहयोग आंदोलन था, असहयोग, ये जो आंदोलन यहां पर शुरुआत किया गया, यह आंदोलन पूरी तरीके से महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय, याद होना चाहिए, सविनय अविज्ञा, यहां पर अविज्ञा आंदोलन की महात्मा गांधी जी के द्वारा पुनः भारत में क्या कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है। तो यदि आप लोग मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो मेरी क्लास में आप सभी को ये सारी बेसिक बातें याद होना चाहिएगा। यकीन मानिएगा आप भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं और यह बिल्कुल बहुत बेसिक बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। यकीन मानिएगा दोस्त, मैं वैसा टीचर नहीं हूं, केवल सवाल लेकर आऊंगा और ये लीजिए इस सवाल का राइट टिक है, यही प्रश्न में आएगा, वैसी बगेती या ऐसा काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सवाल बताया है तो मैं इतनी सारी बातें समझाऊंगा। क्योंकि देखो 1 घंटा या 30 मिनट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो पढ़े ऐसा कि पहले का भी आपका डाटा रिवीजन हो जाए। जितना अच्छा रिवीजन होगा, याद रखिएगा, परीक्षा उतनी ही अच्छी जाने वाली है। तो आप सभी को जो आपके जून के फर्स्ट वीक में आप सभी का भारतीय सेना का एग्जाम होगा उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अग्रिम शुभकामनाएं कब आपको दे पाऊंगा, जब अच्छा कंटेंट पढ़ाऊंगा। केवल सवाल लाने के बाद सीधा ये लिटिक ऐसे कुछ कराने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूं आप सभी को, अच्छा पढ़ो, दबा के पढ़ो। लगभग 70 दिन हमारे पास आज से भी अगर जोड़ लिया जाए तो हमारे पास भारतीय सेना में बचे हुए हैं ना के बराबर। और आप हम लोग सब मिलकर इतना प्रयास करेंगे कि ना के बराबर भारतीय सेना में पेपर में सवाल बाहर जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए बिरला भवन। और बिरला भवन जो था वो कहां पर था, वो दिल्ली में महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। और याद रखिएगा उनकी जब डेथ पर कहीं प्रकार की उस समय विवाद उत्पन्न है कि महात्मा गांधी जी को 2 गोलियां लगी थी, नाथूराम गोडसे ने 1 गोलियां चलाई थी। लेकिन हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, बट हमारा काम का इतना सारा है, मैं साइट में होगा, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं सवाल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। चलिएगा सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जनगणना 2011
के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो हम लोगों को यहां पर पूछा गया है, तो आप सभी जानेंगे ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 68.8%। यह जब 2011 की जनगणना हुई, जब 2011 की जनगणना देखने को मिली, तो यह हमें ग्रामीण जनसंख्या किसका प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या का हम लोगों को यहां पर प्रतिशत देखने को मिला। और यहीं पर आप लोगों को यदि शहरी जनसंख्या का यदि हम लोगों को परसेंटेज अगर दिखा दिया जाए, तो करीबन 31.5% हम लोगों को शहरी जनसंख्या देखने को मिली। भारत में पहली बार यदि हम लोग बात ये करेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से होती है, तो आप सभी जानेंगे कि मेयो के समयकाल में, जब मेयो भारत में वाइसराय था, तो मेयो के समयकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा व्यवस्थित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समयकाल में हुई, और रिपन के समयकाल में 1881 भारत में हर बार 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत होती है। भारत में अंतिम बार जो हमें जनगणना देखने को मिली वह 2011 की जनगणना थी। आप सभी जानेंगे 2011 की जनगणना देखने को मिली, और इसी 2011 की जनगणना में हमें जो भारतवर्ष था, भारत में हमें लिंगानुपात इसी 2011 की जनगणना में कितना देखने को मिला, तो 943 पर, यानी 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात हमें यहाँ पर जो ये हम लोग ये कहलाता है। और अगर 2001 में यदि हम लोग भारत का यदि लिंगानुपात देखें, यदि हम लोग देखते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 933 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है। और वहीं पर भारत में 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात की यदि हम लोग बात करेंगे, तो 919 पर 1000 बच्चों पर बाल लिंगानुपात कहलाता। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही पर बढ़ेंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 पर हम लोग आएंगे। और सवाल नंबर 3 इस प्रकार से, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में हमें यहाँ पर CSO एक संगठन बनाया गया जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नाम दिया गया। सर इसकी स्थापना कब देखने को मिले? इसी की स्थापना 1951 में हम लोगों को इसी स्थापना देखने को मिलेगी, जिसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पर की जाती है। वहीं पर वित्त मंत्रालय, आप सभी जानेंगे कि वित्त मंत्री यहाँ पर कौन है? आप सभी जानेंगे वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री आप सभी जानेंगे कि निर्मला कौन है? निर्मला यहाँ पर सीतारमण मैम जो है आप सभी जानेंगे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। अगर हम लोग यहीं पर वित्तीय आयोग की बात कर लेंगे, वित्तीय आयोग की यदि हम लोग बात कर लेंगे, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में हमें एक वित्तीय आयोग देखने को मिलेगा। और इसी का जो अध्यक्ष है आप सभी जानेंगे डॉक्टर अरविंद, याद होना चाहिएगा डॉक्टर यहाँ पर अरविंद पनगड़िया जो है ये याद होना चाहिए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया वर्तमान में वित्तीय आयोग का अध्यक्ष होता है। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है आप लोगों से पूछेगा, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी नियुक्ति यहाँ पर होती है। अब आप सभी जानेंगे नीति आयोग है, और नीति आयोग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नीति आयोग हम लोगों को देखने को मिला, यही नीति आयोग का यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा? नो डाउट आप सभी को पता होगा पीएम नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग की इसकी स्थापना कब थी? देखो स्थापना नहीं, इसका नाम परिवर्तन हुआ। इसकी स्थापना हमें 1 जनवरी कब से देखने को मिलेगी? 1 जनवरी 2015 से देखने को मिलेगी। इससे पहले नीति आयोग योजना आयोग किसके नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से यह फेमस हुआ था। आप सभी जानेंगे 15 मार्च डेट याद होगा, 15 मार्च 1950 को हमें किसकी स्थापना देखने को मिलती है? योजना आयोग की स्थापना देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। एटलीस्ट यार पार्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारी पार्थ के, वो सारी इन बातों को लिखो, अच्छे से लिखो। देखो उतना लेवल नहीं आएगा पेपर का, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन यार देखो
पिछली बार 163 कट ऑफ था, तो मुझे डर है कि अगर कट ऑफ कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही 2-4 नंबर आगे बढ़ता है तो 166 167 कट ऑफ हम लोग 165 अनुमानित कट ऑफ देखने को मिलता है। तो फिर भी हमें 40-42 क्वेश्चन तो यार आप मान के चलिएगा हमें एक्यूरेट सही चाहिए। अगर आपका यदि आप लोगों को 88 का फिजिकल भी होता है तो भी हमें 40-42 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही चाहिए। नेगेटिव मार्किंग अब कुछ बोल रहे हैं नहीं है, मैं 1 या 2 दिन में आपको क्लियर सेना हेडक्वार्टर ही फोन लगा दूंगा, तब आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस बार किसी प्रकार की ऐसी जानकारी नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ के रखा है। ठीक है, और अगर कोई महाशय अगर बोल के रखे कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसको मेरे को बोलना या मेरी बात करवाना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 4 हमें किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? एज ए गोल्डन इरा। जब भारत में कौन सा वंश था जब भारत में गोल्डन यहाँ पर उस वर्ष या स्वर्णिम इरा कहा गया? सबसे पहले मगध राजवंश था, तो मगध में हमें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मगध में मुख्य रूप से हमें 4 वंश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब भारत में गुप्त काल था, और इसी गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त कौन देखने को मिला? श्रीगुप्त देखने को मिला। इसी वंश का हमें संस्थापक मुख्य रूप से यह देखने को मिलता है। श्रीगुप्त के बाद राजा बना जो माना गया चंद्रगुप्त प्रथम। कौन माना गया? चंद्रगुप्त प्रथम माना गया। आप सभी जानेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ही इसी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। यह कौन हुआ? वास्तविक संस्थापक हुआ। और इसी के बाद में जब राजा बना, इसका नाम था समुद्रगुप्त। कौन बना? समुद्रगुप्त बना। आप सभी जाने इसे भारत का नेपोलियन क्या कहा गया? इसे भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन इसे कहा गया है, आप सभी जानेंगे। और इसी के बाद राजा कौन बनेगा? जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप सभी जानेंगे यही वो राजा था जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं के बाद में राजा कौन बने? जिनका नाम था कुमारगुप्त। कौन बन गए दोस्तों? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त वो राजा थे जिन्होंने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। क्या बना डाला? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। और कुमारगुप्त के बाद राजा कौन हुए? स्कंदगुप्त। कौन हुए दोस्तों? स्कंदगुप्त यहाँ पर राजा बनते हैं। और फिर स्कंदगुप्त के समय में भारत में हुणों का आक्रमण हुआ। किनका आक्रमण? हुणों का आक्रमण। ये सारी बातें पार्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको याद होगी। और यही स्कंदगुप्त के बाद में भारत में भानुगुप्त राजा कौन बनता है? भानुगुप्त यहाँ पर राजा बनता है। और भानुगुप्त के बाद में भारत में अंतिम जो यह राजा बना, इसका नाम था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त से इसी श्रीगुप्त वंश या गुप्त वंश का अंतिम शासक, यह क्या माना गया? अंतिम शासक मुख्य रूप से यहाँ पर यह माना जाता है। आप लोगों को याद होगा। और इसी गुप्त वंश का जो সময়काल रहा, इसी वंश के समयकाल को आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी वंश के समयकाल को हम लोगों ने भारत में पहला हम लोगों ने इसमें स्वर्ण युग कहा। क्या कहा? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। जब भारत में गुप्त वंश आया, यानी जब भारत में जब बाबर राजा बना, इसी मगध वंश को द्वितीय स्वर्णकाल, दूसरा स्वर्णकाल भारत के इतिहासकारों ने यहाँ पर नाम दिया। भारत में मंदिर बनाने की प्रथा, मंदिर बनाने की जो प्रथा देखने को मिली, वो हम लोगों को गुप्त काल में देखने को मिली। और इसी गुप्त काल में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि भारत इसी गुप्त काल में राजस्व की दर, राजस्व की दर कितनी होती थी? तो 1/6 राजा राजस्व की दर यहां पर प्राप्त करता था। तो ये सारी बातें याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 5 आप सभी जानेंगे, गर्मी बहुत हो रही है। और सवाल नंबर 5 आप सभी जानेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सत्र बनाकर प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद जो हड़ताल हुआ करता था, इसी में किया गया था। आप सभी जानेंगे। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। आप सभी जानेंगे। बिना कानून और इसके बाद में बिना वकील के बाद बिना दलील वाला कानून इसे कहा गया। आप सभी जानेंगे। स्वदेशी आंदोलन आप सभी जानेंगे। 1905 में
यह क्यों स्टार्ट हुए थे? जब भारत में बंगाल विभाजन की घोषणा, किसकी घोषणा हुई थी? भारत में बंगाल विभाजन की घोषणा भारत में 1905 में की जाती है। आप लोगों को याद होगा चंपारण आंदोलन 1917 में तीन गठिया पद्धति आप सभी जानेंगे। तीन गठिया पद्धति जो है इसकी यह पद्धति समाप्त करने के लिए चंपारण में, बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन यहां पर जन्म लेता और महात्मा गांधी जी ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में भाग लिया था राजकुमार शुक्ल के कहने पर। चलिएगा आगे बात करेंगे, सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानेंगे लोथल क्या है। तो लोथल, अगर आप लोगों ने भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखा होगा तो आप सभी जानेंगे यही जो गुजरात में हम लोगों को लोथल एक क्षेत्र देखने को मिलेगा। लोथल क्या है, लोथल कहां पड़ेगा? तो आप सभी जानेंगे लोथल गुजरात में देखने को मिलेगा। यह क्या हुआ करता था? तो यह शहर हमें मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता से मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेगा। और जो यह शहर था लोथल, मैं केवल बात कर रहा हूं लोथल के बारे में, आप सभी जानेंगे कहां पर है? गुजरात में। मैंने आप लोगों को बताया क्या प्राप्त हुआ था। यह एक प्रकार का, यह एक बंदरगाह क्या हुआ करता था? यह एक प्रकार का बंदरगाह हुआ करता था। और यही लोथल से हम लोगों को एक राक्षस की मुहर, किसकी मुहर? राक्षस की मुहर प्राप्त हुई थी। इसलिए हम लोग कहा यह जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से जो व्यापार हुआ करता था वह व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ करता था। तो इसके प्रमाण हमें लोथल से यहां पर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर जाऊंगा जो कि मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7, 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व कौन ने किया था? बरेली का नेतृत्व आप सभी जानेंगे। यहां पर हमें नाना साहेब, आप सभी जानेंगे नाना साहेब ने कानपुर, कहां से भाग लिया था? कानपुर से मुख्य रूप से भाग लिया था। तात्या टोपे इनके साथ में थे। खान बहादुर खान, यही वो व्यक्ति था जिसने बरेली से, कहां से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का? यहां से किया था। आप सभी जानेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि लखनऊ से किसने भाग लिया था, तो जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। कौन ने किया था? बेगम हजरत महल ने यहाँ पर भाग लिया था। वहीं पर बिहार से किसने भाग लिया था? आप सभी जानेंगे। बिहार में कौन हुआ करता था? बिहार में लाल कुंवर नहीं हुआ था, मैं भूल गया, माफी चाहूंगा आप लोगों से, बिहार दिमाग से आउट हो चुका है। दिल्ली से कौन हुआ करता था? आप सभी जानेंगे कि बहादुर शाह जो जफर द्वितीय हुआ करते थे। आप सभी जानेंगे। झांसी से कौन हुआ करता था? कुंवर सिंह, बिहार से हुआ करता दोस्तों कुंवर सिंह। आप लोगों को माफी चाहूंगा, 90 साल के व्यक्ति थे कुंवर सिंह। झांसी से कौन हुआ करता था? तो रानी लक्ष्मीबाई, नो डाउट आप लोगों को याद होगा रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर मुख्य रूप से इस आंदोलन में भाग हुआ करती। और बात करेंगे 1857 की क्रांति जो हुई, आप सभी जानेंगे। इसकी शुरुआत हमें 10 मई, तारीख याद रखिएगा, 10 मई 1857 में हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह क्यों आई थी? क्योंकि भारत में हड़प नीति लागू की गई। और भारत में हड़प नीति लागू लॉर्ड डलहौजी के समय काल में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में हड़प नीति को जन्म दिया गया। और जब भारत में 1857 क्रांति जब भारत में प्रारंभ हुई थी, तो नो डाउट आप सभी जानेंगे कि लॉर्ड केनिन, कौन दोस्तों? लॉर्ड केनिन इस समय क्या हुआ करता था? लॉर्ड केनिन इस समय वाइसराय हुआ करता था। इसी वाइसराय के समय काल में भारत में हमें 1857 क्रांति देखने को मिलती है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, ऑफलाइन में हम सारी बातें करते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन बैच हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी जानते हैं कि पार्थ एकेडमी देवास ने जो अपनी भारतीय सेना के लिए नवीनतम बैचें प्रारंभ की हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पार्थ एकेडमी देवास लालगेट पर आना होगा। वहीं पर आप सभी की संस्था पार्थ एकेडमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर आप नहीं जानते तो आप अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति जो भारतीय सेना में चयनित हुआ है उससे पूछ सकते हैं। चलिएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 8,
हमें देखने को मिलेगा। यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से, आप सभी जानेंगे कर्नाटक से हमें यक्षगान यहाँ पर संबंधित होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम यक्षगान की बात करेंगे या अगर हम लोग मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो आप सभी जानेंगे शास्त्रीय नृत्य हमें मुख्य रूप से कथक, लिख लीजिएगा कथक हमें मुख्य रूप से यूपी क्षेत्र में किया जाता है। कथक के बाद आप सभी जानेंगे कथकली, कौन सा दोस्तों, कथकली। और कथकली के बाद मोहिनी अट्टम, कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टनम, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ये दोनों कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो मुख्य रूप से केरल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके बाद होगा भारतनाट्यम, कौन सा हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। और भारतनाट्यम कहां पर होगा दोस्तों, तमिलनाडु में, आप सभी जानेंगे। इसके बाद कुचिपुड़ी, कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहां पर किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में ओडिसी कहां पर किया जाएगा, ओडिसी। और ओडिसी कहां पर किया जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं उड़ीसा में ही ओडिसी नृत्य किया जाता है। इसके बाद में सत्रिया, कौन सा दोस्तों, सत्रिया। तो सत्रिया आप सभी जानेंगे आसाम में ही किया जाता है सत्रिया नृत्य। इसके बाद होगा दोस्तों मणिपुरी, कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी। और मणिपुरी जो नृत्य है आप सभी जानेंगे कि मणिपुर कहां पर किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है। और इसी के बाद में छऊ, एक नया जोड़ा है दोस्तों छऊ, यह भारतवर्ष में जैसे आपने नाम लिया झारखंड, झारखंड में भी इसको किया जाता है छऊ को, बिहार में भी किया जाता है और छऊ को उड़ीसा राज्य में भी किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से हमें शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप बिल्कुल बेकायदा लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो जितने भी अपने पार्थ के स्टूडेंट हैं ये मत सोचिएगा पूरा स्टैटिक जीके, भाई आपको जो मैं स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा ना तो आप समझ लेना कि क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, तो उसके टेंशन मत लो। अभी हमारा प्राचीन भारत चल रहा है, अभी मैं जो मॉर्निंग और जो दोपहर वाली बैच को साथ में पढ़ा रहा हूँ आप सभी जानेंगे। अभी मैं आप सभी को प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूँ, जो मैं स्टैटिक जीके पढ़ा दूंगा तो आप बोलेंगे पेपर में कुछ भी नहीं बचा। तो इतना तो ऑनलाइन बनता है यार, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, थोड़ा बहुत तो पढ़ाना पड़ता है ऑनलाइन वाले को भी, क्योंकि ये अगर नहीं आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है, आप सभी जानेंगे दिलीप ट्रॉफी जो है यह थॉमस कप किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं बैडमिंटन से। किससे संबंधित होगा, बैडमिंटन से संबंधित है। और इसी के बाद में डुरंड कप आप सभी जानेंगे, डुरंड कप फुटबॉल किससे संबंधित होगा, फुटबॉल संबंधित है। इसी के बाद में संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे संबंध होगा कि क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, अगर हम लोग इनकी बात, या विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये सभी क्रिकेट संबंधित है। इतना इजी सवाल नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिएगा आप सभी। इसके बाद में सवाल नंबर 10 हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। आप सभी जानेंगे कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद रहे और इन्हें भारत सरकार ने इनके अभिन्न योगदान के लिए 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कई लोगों ने मांग उठाई इन्हें भारत रत्न दिया जाए, बिल्कुल मैं भी इसके पक्ष में हूं। हॉकी के बहुत बड़े महान खिलाड़ियों साथ शायद उनके जैसा आज तक भारत में हॉकी में ऐसा महान खिलाड़ी नहीं आया। आप सभी जानेंगे ओलंपिक जो भारत में हुआ तो 1932 यानी 1932 और 36 में ओलंपिक जो हॉकी टीम के मेंबर रहे हैं, आप सभी जानेंगे इस बात को भी। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं, उन्हें बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। मांग उठती रही है लेकिन इन्हें पहले ही 56 में यह पुरस्कार दिया जा चुका था। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 पर। और सवाल नंबर 11 भी देखो ऐसे ही कुछ सवाल रहेंगे जो तर्कपूर्ण, आधारपूर्ण, आप लोग नहीं पढ़ सकते लेकिन आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार से। भारत में आदर्श आचार संहिता कब तक लगेगी, आप सभी जानेंगे जब भारत में चुनाव होता है और चुनाव के समय में भारत में आचार संहिता लगती है। आचार संहिता कब तक लागू होती है, चुनाव के परिणाम के घोषित होने तक, चुनाव के आखिरी दिन तक, या चुनाव की घोषणा से एक पहले दिन तक, या चुनाव की तारीखों से 3 दिन बाद तक। तो इसी प्रकार के सवाल आप लोगों को भारतीय सेना में अधिकांश रूप से नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर बाई चांस अगर इस प्रकार का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सवाल आए तो आप उसे जवाब दीजिएगा कि चुनाव के परिणाम घोषित होने तक, जब तक रिजल्ट अंतिम परिणाम नहीं आ जाते जब तक हमें आचार संहिता यहां पर उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। सवाल नंबर 12 पर चर्चा करेंगे, महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL 2024 का खिताब किस ने जीता, 2024 के खिताब पर चर्चा कर रहा है। तो 2023 में इसकी शुरुआत होती है और 2023 में आप सभी जानते हैं मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता।
2024 में आरसीबी हम सबकी फेवरेट मुंबई इंडियंस में ने जीता, और 2025 में आप सभी जानते हैं दिल्ली को हराकर फिर से यहां पर आप सभी जानेंगे कि मुंबई इंडियंस ने फिर से यह खिताब जीत लिया। और तीनों बार जो विरोधी टीम थी वो दिल्ली कैपिटल थी, दिल्ली डेयरडेविल्स थी, इसने हराया था। 25 में मुंबई इंडियंस ने जीता था, 24 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यह खिताब जीता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 13 हमें देखने को मिलेंगे इस प्रकार से, हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपरांत उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? के कैलासथन। ये सवाल आएगा। मैंने कहा है कि एक सीएम और एक हम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मान के चलते हैं, यहां से एक प्रश्न जरूर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 14, भारत में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये सवाल इतना थोड़ा सा लेवल का हो जाता है भारतीय सेना के लिए, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बिहार पर बहुत सारा है, लेकिन फिर भी आप लोग याद करिएगा, अच्छे लेवल का पढ़ो। 18वां स्थान भारत का पेरिस ओलंपिक में रहा है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं, एक दो प्रश्न ऐसे बनेंगे जो आप लोगों को याद नहीं रहेंगे। आप तो क्या, आपके जो टीचर पढ़ाते हैं, देखो जीएस यही है, जीएस में टीचर पूरा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर टीचर अपना 100% दे, अगर 100% अगर कोई भी शिक्षक दे, तो वो अधिकांश विद्यार्थियों के अधिकांश जीके के प्रश्न बिल्कुल सही कर सकता है। सही सभी सवाल सही कहां होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्पिटिटिव फील्ड में इनमें ही पूरे में पूरे नंबर प्राप्त किया सकते हैं, लेकिन जीके में उतने अधिकांश न, क्योंकि पूरा क्या क्या है आप लोग याद कर लोगे, तो कुछ ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि आपके टीचरों को तो वो भी वही उनको भी नहीं आया, क्योंकि भाई क्या क्या पढ़ेगा एक बंदा, मैथ्स रीजनिंग का हो तो कॉन्सेप्ट से वहां से ला सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यह प्रश्न मैंने आप सभी को कल दिया था, प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में कब से कब तक आयोजित किया गया? इसका सवाल तो मैंने ऑप्शन नंबर बी ही बताया था, आप सभी जानेंगे, लेकिन आपको आज इस क्लास में जवाब देना है कि जो हमें मुख्य रूप से महाकुंभ देखने को मिलते हैं, ये भारत में 4 जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सभी को इस बात का जवाब देना है कि ये 4 महाकुंभ कहां लगते हैं और कौन सी नदी के तट पर लगते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सभी के सवाल का इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे इस सवाल का जवाब दे चलिएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कैसी रही आप, जो लगी आपको आज की क्लास, आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने विचार स्पष्ट रूप से विचार प्रकट कर सकते हैं। और 1 या 2 दिन में आप सभी के लिए जो साइंस की क्लासेस भी इसी प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट जो कर दी जाएगी, तो जुड़े रहिए पार्थ एकेडमी के साथ। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, जय पार्थ, विजय पार्थ।